नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन में। EMRS Tier 1 2025 के पेपर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेक्चर 1 है ये। तो आइए इसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज। सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो है नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड। नेचर ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। कहता है कि शिक्षण को सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है यांत्रिक क्रिया की तरह, उद्देश्यपूर्ण पारस्परिक प्रक्रिया की तरह, रटने की प्रक्रिया या एक तरफा संवाद। देखिए, टीचिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं एप्टीट्यूड के, उनको करने के लिए जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। तो टीचिंग जो है वो यांत्रिक क्रिया नहीं, इसको नहीं रखेंगे। रटने की प्रक्रिया नहीं, एक तरफा संवाद नहीं। टीचिंग जो है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण हमेशा क्या होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का सार निहित है सिर्फ तथ्यों की व्याख्या कर देने से, स्वनिर्देशित अधिगम को प्रोत्साहित करना, कठोर अनुशासन, पाठ्यक्रम का पालन। तो फिर से बात आती है भाई, सिर्फ तथ्यों की व्याख्या कर देना ही शिक्षण नहीं है। शिक्षण क्या है? जब हम बच्चों को इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने आप स्वयं चीजों को सीखने का प्रयास करें, यह शिक्षण का सार होता है। कठोर अनुशासन फिर से नेगेटिव बात है, और सिर्फ पाठ्यक्रम का पालन करना ही शिक्षण नहीं होता है। अगला चलते हैं, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन चारों के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करना, सिर्फ पढ़ा दिया भाई काम खत्म, जी नहीं। व्यवहार में परिवर्तन लाना, सिर्फ होमवर्क देना नहीं, परीक्षाएं कराना नहीं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन लाना यहाँ पे राइट आंसर होता है। टीचिंग जो है वो एक आर्ट भी है और वो एक साइंस भी है। क्यों है साइंस? देखिए, साइंस में क्या होते हैं? साइंस में होते हैं रूल्स, लॉ, नियम। और आर्ट में क्या होता है बेटा? आर्ट में होती है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो जहां पे रचनात्मकता होगी, जहां पे लॉ, नियम होंगे, रूल होंगे, ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए में हमारा। इसलिए टीचिंग को एक आर्ट और साइंस जो है वो कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? भाई नहीं है पूछा है, तो शिक्षक जो है वो शिक्षण को पारस्परिक रखता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रखता है तो ठीक है। गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य उन्मुख रखता है तो ठीक है। कठोर रखता है तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभावी शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इनमें से कौन सा विशेषता? भाई शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। बताओ, प्रभावी शिक्षण शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? नहीं, हम सभी जानते हैं एनईपी 2020 में भी बात की गई है कि भाई बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी हो, जी बिल्कुल सही। यांत्रिक नहीं, कठोर नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है। प्रभावी शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता है कि विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, तभी शिक्षण संभव है। चलिए, शिक्षण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए शिक्षक की प्रस्तुति से कि शिक्षक ने कितना अच्छा पढ़ाया, नहीं। अधिगम परिणाम से, सहायक सामग्री का प्रयोगन करने से, कक्षा का डिजाइन करने से। सिर्फ डिजाइन करने से, सिर्फ सामग्री का प्रयोग करने से ही मूल्यांकन सटीक नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आंसर बी है, अधिगम का परिणाम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण का मुख्य संबंध है। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से मुख्य संबंध किससे रहेगा प्रभावी शिक्षक का? विषय वस्तु से, विद्यार्थी के विकास से, परीक्षा पद्धति या विद्यालय नीति। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है, विद्यार्थी के विकास से। हमें हमेशा किसकी बात करनी है? विद्यार्थी के विकास की बात करनी है। शिक्षक, शिक्षण, ये सब किस लिए है? विद्यार्थी के विकास के लिए। आइए अगला टॉपिक जो है ये हमारे इसका वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी से। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, बात है सन 1956 की।
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने सन 1956 में ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति जो है वो डेवलप की। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अधिगम जो लर्निंग जिसे हम कहते हैं, अधिगम के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उनको 3 डोमेन में बांट दिया, 3 क्षेत्रों में बांट दिया। कौन कौन से, ऐसे याद रखेंगे, ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से डोमेन है उसको ऐसे याद रखेंगे, ACP। ए का क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ अफेक्टिव, ए का क्या मतलब हुआ अफेक्टिव। सी का क्या मतलब हुआ कॉग्निटिव, और पी का क्या मतलब हो गया साइकोमोटर। अफेक्टिव डोमेन्स, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव जिसे आप प्रभावी क्षेत्र कहते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। अगर कभी पूछे आपसे कि अफेक्टिव डोमेन जो है ये किस पर फोकस करता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि अफेक्टिव डोमेन जो है ये किस पर फोकस करता है, तो ये हमारे इमोशंस पे, हमारे वैल्यूज पे, हमारे फीलिंग्स पे फोकस करता है। कॉग्निटिव किस पे करता है, ये हमारे मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी पर फोकस करता है। और साइकोमोटर किस पे करता है, ये हमारे जो शारीरिक स्किल है, क्षमताएं हैं, फिजिकल स्किल्स या जो बिहेवियर है उस पर ये फोकस करता है। ठीक है, यहीं पर एक बात और देखते चलेंगे, क्या देखेंगे कि जो बेंजामिन ब्लूम ने जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको क्या किया है, उसको फर्दर 6 लेवल्स में जो है वो बांटा हुआ है। इसको 6 लेवल कौन कौन से हैं उसे हम आगे देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कितने उद्देश्य दिख रहे हैं आपको, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 3 डोमेन, उद्देश्यों को कितने डोमेन में, 3 डोमेन में बांट दिया है। चलिए ये देखिए, ये है वो 6 लेवल, ये है वो 6 स्तर। ठीक है, देखिए जो शुरुआत में जो दिया गया था 1956 में वो अलग था, फिर इसको 2001 में, ठीक है, रिवाइज किया गया फिर से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रिवाइज्ड वर्जन आप देख रहे हैं। ठीक है, जहां पर याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जो रिवाइज्ड ब्लूम के वर्गीकरण पद्धति है उसका सबसे आखिरी चरण क्या है, वो सृजन है, और सबसे पहला चरण क्या है, वो याद करना है। ठीक है, पहले क्या थे, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1956 में जो लेवल दिए गए थे, स्तर दिए गए थे, उनसे और 2021 में जो दिए गए उनमें क्या अंतर है। तो जितने भी संज्ञा हैं उनको क्या किया गया, क्रिया में बदल दिया गया। ठीक है, जैसे इसके स्थान पे पहले क्या हुआ करता था, संज्ञा हुआ करता था जिसे हम नॉलेज कहते थे, नॉलेज को हटाकर क्या कर दिया गया, याद, रिमेंबरिंग, क्या कर दिया गया, रिमेंबरिंग कर दिया गया। समझना, समझने को क्या कर दिया गया, अंडरस्टैंडिंग कर दिया गया। लागू करना, अप्लाइंग कर दिया गया। विश्लेषण करना, एनालाइजिंग कर दिया गया। मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग कर दिया गया, इवैल्यूएटिंग। और सृजन का क्या कर दिया गया, क्रिएटिंग। तो आप देखिए सब में आईएनजी क्या कर दिया गया है, क्रिया लगा दिया गया है, पहले ये संज्ञा में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग इज, इसमें से शिक्षण का परम उद्देश्य है। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से बेस्ट चुनना है। तो इसमें से क्या है भाई, ज्ञान का संचार करना क्या अल्टीमेट गोल है, क्या व्यक्तित्व का विकास करना है, क्या अनुशासन है, क्या पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो सिर्फ ज्ञान का संचार करना ही गोल नहीं है, व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, ठीक है, वो अल्टीमेट गोल है।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव डोमेन है ना, संज्ञानात्मक क्षेत्र संबंधित है। अभी हमने बात किया, आप देखिए पिछले टॉपिक में हमने यहां बात किया है कि कॉग्निटिव किस पे फोकस करता है, ये हमारे मानसिक क्षमता पे फोकस करता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन का किससे है, मानसिक क्षमताओं से संबंध है। ठीक है, फिजिकल स्किल से साइकोमोटर डोमेन, और इससे अफेक्टिव डोमेन, भावनाओं से अफेक्टिव डोमेन। चलिए, बस यहां पे भी सेम वही बात है, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक क्षेत्र का केंद्र क्या है, इमोशंस हैं, वैल्यूज हैं, हमने पहले ही बात कर ली। ठीक, अगला टॉपिक है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, विद्यार्थी के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिगम शैली का तात्पर्य है, अधिगम शैली, अधिगम का स्टाइल कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी सूचना को ग्रहण करने का तरीका। ठीक है, लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि कोई विद्यार्थी किसी सूचना को कैसे ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए यहां पे ऑप्शन बी आंसर हो गया। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है। देखिए भाई, पियाजे ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था, पियाजे ने। पियाजे क्या कहते हैं कि कोई बालक जो है ना, कोई भी बालक जो है वो दुनिया को 4 स्तर पर समझता है। कितने स्तर पर, 4 स्तर पे। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, SPCF। एस से मतलब हो गया सेंसरी मोटर, या जिसे आप संवेदी कहते हैं, संवेदी। पी से क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल। पी से क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल, जैसे आप पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सी क्या हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, जिसे आप मूर्त क्रियात्मक कहते हैं। और फिर आता है एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हम कहते हैं अमूर्त क्रियात्मक। ठीक है, तो अब कोई भी बालक जो है वो चीज़ों को इन्हीं 4 स्तर में समझता है। सबसे पहला स्तर, जो सबसे पहली अवस्था आती है, वो आती है सेंसरी मोटर, और ये अवस्था होती है जन्म से 2 साल तक। पूर्व क्रियात्मक शुरू होती है 2 से लेके 7 वर्ष तक। कंक्रीट होती है 7 से 11, और अमूर्त जो होता है वो 12 वर्ष से आगे की बात करती है, 12 वर्ष से आगे। ठीक है, देखिए सेंसरी मोटर जो अवस्था है, या जिसे संवेदी अवस्था आप कहते हैं, इसी में आता है एक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का संबंध किससे है, सेंसरी मोटर से है, जो कि जन्म से 2 साल तक रहता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है वस्तु स्थायित्व, जिसमें जैसे खिलौना जब छुप जाता है तो बच्चे ये नहीं समझते हैं कि खिलौना छुपा हुआ है, उन्हें लगता है कि खिलौना गायब हो गया है, तो उनके अंदर इतना अभी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। प्री ऑपरेशनल में भी सेम वही बात होती है, बच्चा जो है वो अभी भी दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख पाता है। मूर्त क्रियात्मक, इसमें बच्चा जासूस की तरह सोचता है, जासूस की तरह सोचना चालू करता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल, या जो आखिरी स्टेज है जो 12 वर्ष, इसमें बच्चे जो हैं वो तार्किक तरीके से, है ना, तार्किक लॉजिकली चीज़ें सोचने लगते हैं। वो क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो,
मान लेते हैं, ऐसी चीज़ें वो पूछना चालू करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है, या जिसे अमूर्त आप कह रहे हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल, अलग अलग नाम होंगे, ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा फॉर्मल ऑपरेशनल दिया हुआ है। तो ये 12 वर्ष से आगे की बात करता है। तो यहाँ पर 12 वर्ष कहीं दिया नहीं है, तो हम 11 वर्ष के साथ जाएंगे, ठीक है। हर जगह आपको यही स्टेजेस मिलेंगे, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और फिर 12 से ऊपर। अब 7 से 11 अगर कॉन्क्रीट में आ गया तो 11 के बाद वाले जो स्टेज हैं वही फॉर्मल में आएंगे, मतलब 12, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभ पूछता है और सबसे चारों में से सबसे सही आंसर हमारा 11 ही है, तो हम 11 के साथ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपका 11 वर्ष और 12 वर्ष दोनों दिया है तब आप 12 वर्ष के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग कैसे होता है, ठीक है। तो भाई लर्निंग की एक थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने, जिसे हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, या जिसे सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी कहते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। ये किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम था लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इन्होंने दिया था। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चों का अधिगम है ना, जो बच्चों का जो अधिगम है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? 3 बातों पर। एक तो बच्चे का सामाजिक तालमेल, सामाजिक अंतःक्रिया जिसे आप कहते हैं, अंतःक्रिया, कि वो सोसाइटी के साथ कितना तालमेल बिठा रहा है, सोसाइटी से कितना इंटरैक्ट कर रहा है। दूसरा है संस्कृति, और तीसरी है भाषा। तो किसी भी बच्चे के अधिगम में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। यहीं पर 2 पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों कि वाइगोत्स्की के ही थ्योरी में या सोशियो कल्चरल थ्योरी में ही बात की गई है जेडपीडी की, बात की गई है एमकेओ की, और बात की गई है स्कैफोल्डिंग, या जिसे आप हिंदी में मचान कहते हैं उसे। तो अगर पूछे कि जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, ये इनका संबंध किस थ्योरी से है, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी से है, लेव वाइगोत्स्की से। जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी के क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो ये क्या कहता है, शॉर्ट में बता देता हूं। ये कहता है कि जो चीजें हमें आती हैं और जो चीजें हमें नहीं आती हैं, इसके बीच का ये जो गैप है ना, इसी में विकास होना है, इसी में किसी बच्चे का विकास संभव है, ठीक है। और इस गैप को भरने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एमकेओ की आवश्यकता पड़ेगी। एमकेओ का मतलब हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चे से ज्यादा जानकारी रखता है, तो वो क्या करेगा? वो बच्चे को स्कैफोल्डिंग, मचान प्रोवाइड करेगा। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को 2+2 जोड़ना नहीं आता है, तो एक मोर नॉलेजेबल पर्सन बताएगा उसे कि भाई देखो ऐसे लिखो 1 2, और इसे लिखो ऐसे 1 2, और टोटल गिन लो 1 2 3 और 4, टोटल कितने हो गए? 4। तो 2+2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो एक मोर नॉलेजेबल पर्सन ने किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन सिखा दिया। अब फिर आगे क्या करेगा? वो 3+2 देकर खुद छोड़ देगा कि बच्चा भाई खुद समझो, अब फिर से वैसे ही खुद से ट्राई करो। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन क्या कर रहा है? स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। स्कैफोल्डिंग के बारे में एक खास बात यह है कि ये कुछ समय के लिए रहता है, ये टेम्पोररी रहता है, फिर बाद में इसे हटा लिया जाता है, ठीक है। और ये मोर नॉलेजेबल पर्सन क्या कर रहा है? बच्चे के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पहचान रहा है कि बच्चे को क्या आता है और उसे क्या नहीं आता है, उसी के बीच में उसे चीजों को सिखाना है। यह है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम होता है, कैसे होता है? तो देखिए भाई, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखो, एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, क्या नाम था? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, सॉरी, अरे यार, इसी को बना देता हूं मैं, फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, चलो एक मिनट दो भाई, इसको मिटाऊं, एक मिनट रुक जाओ यार, ये ला बन गया फाइनली। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे फ्रांसिस गाल्टन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। चलो ये क्लियर हो गया। इनके अनुसार बच्चे जो हैं, हर एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कुछ ना कुछ मामले में जरूर भिन्न होगा, बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, बच्चे एक समान नहीं होते, उनमें अंतर होता है। ठीक है, और सब कोई अपने अनुसार चीज़ों को सीखता है, वो चीज़ों को अपने एंगल से अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उसे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं मांग करती हैं सभी के लिए समान, नहीं समान तो होता ही नहीं, विभिन्न दृष्टिकोण। हाँ, ये ऑप्शन सही है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, भिन्न दृष्टिकोण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक है, क्या है भाई? शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण, आधारभूत, टाइम टेबल? नहीं, ये तीनों जो है ना, ये वैसे ही दिख रहे हैं कि कहीं से भी सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिक्षण में इन चारों में से राइट आंसर क्या हो गया? शिक्षक का व्यक्तित्व और दृष्टिकोण। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कक्षा का भावनात्मक वातावरण प्रभावित करता है, केवल कमजोर छात्रों को? नहीं भाई, संपूर्ण अधिगम वातावरण को। ठीक है, शिक्षक के वेतन से कोई लेना देना, विद्यालय प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इन पे घबराना नहीं है, रटना नहीं है। ये क्वेश्चंस जो है वो खुद देख के अपने बुद्धि के अनुसार है ना, हमें टिक करना होता है आंसर। चलो, मोटिवेशन इन टीचिंग इज प्राइमरली। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षण में प्रेरणा मुख्यतः बाहरी होती है, आंतरिक होती है, शारीरिक होती है, यांत्रिक होती है। अच्छा पहले सुनो भाई, देखो मोटिवेशन जो होता है ना, प्रेरणा, मोटिवेशन, वो दो प्रकार का होता है। कोई पूछे कितने प्रकार का, तो बेटा दो प्रकार का। एक होता है इंट्रिंसिक, आंतरिक, और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी, बाह्य। ठीक है, अब देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब देखो, जब कोई बच्चा किसी काम को वो करता है, लेकिन किस वजह से? इस वजह से कि उसको कोई रिवार्ड मिलेगा, उसको कोई इनाम मिलेगा, या उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जब कोई काम करता है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसको बाहर से चीज़ें देनी पड़ रही हैं। ठीक है, तब उसके अंदर मोटिवेशन आ रहा है। इंट्रिंसिक क्या है? खुद के अंदर से जब चीज़ें आती हैं। ठीक है, जब हमें खुद लगने लगेगा कि नहीं हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ेंगे तो हमारा नाम होगा, ठीक है, हम जीवन में सेटल हो जाएंगे, हमारा जीवन जो है वो आरामदायक हो जाएगा, तो ये सब जो है ये इंट्रिंसिक हमारे अंदर से आ रहे हैं, ये प्रेरणा। और यही प्रेरणा जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। ठीक से, सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक्सट्रिंसिक तो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे
तुम पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हें एक बुलेट मिल जाए, है ना। तुमने कहा कि भाई मैं जो है वो एग्ज़ाम पास कर लूँगा, मुझे एक बुलेट चाहिए। तो तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया, तुम्हें बुलेट मिल गया, तो तुम्हें तो ये रिवार्ड मिल गया। अब तुम दोबारा कोई एग्ज़ाम पास करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इसी आंसर के साथ, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हुआ। चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन टीचिंग फेल्स। शिक्षण में संचार प्रक्रिया विफल होती है। कब विफल होती है भाई? हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम तुम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कब फेल हो जाएगा? जब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो स्पष्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, हास्यपूर्ण तरीके से मैं पढ़ा दूं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें यार, ठीक है, उससे थोड़े विफल हो जाएगा। उससे तो हो सकता है कि तुम लंबे समय तक याद रखो, अरे बाप रे ऐसे दांत बाके पढ़ाया था हमारे टीचर ने, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछना तो भाई सबसे अच्छी बात है, ठीक है, तो यह आंसर होगा नहीं। और क्लास इज इंटरैक्टिव, कक्षा पारस्परिक हो, ठीक है, इंटरैक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो, तो इन सब चीज़ों से थोड़े फेलियर हो जाएगा भाई, विफल थोड़े हो जाएगा। विफल कब होगा? जब जो भी पढ़ाया जा रहा हो वो संदेश अस्पष्ट हो, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 20 मोर क्वेश्चंस के साथ आएंगे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, और जल्दी हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वीडियोस हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो वीडियोस हैं इनको चैप्टर वाइज लेकर आएंगे। और क्या है, और भी कुछ नया है भाई, सुनो, आईसीटी की क्लासेस, आईसीटी, ठीक है, जो कंप्यूटर वाली क्लासेस हैं वो भी जल्दी आपको मिलने वाली हैं। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।